गरीब बहू के फूलों के ससुराल आई अमीर घमंडी सहेलियां। अरे वाह सेजल, पायल, तुम दोनों तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। सच में तुम्हें देखकर मेरा मन बहुत खुश हो गया। हाँ, आखिर हमने इतने प्यारे कपड़े और नए कपड़े जो पहने, वैसे तुमने क्यों नहीं पहने? आज तुम्हें पता है ना फेयरवेल पार्टी है। ओह गॉड रूपाली, प्लीज अब ये मत बोलना कि तुम्हारे पास नए कपड़े नहीं थे, क्योंकि हर बार कोई भी फंक्शन होता है तो तुम बस यही बोलती हो। अरे तुम्हें तो पता ही है ना, मेरे घर के हालात ठीक नहीं हैं। मेरे माता पिता बहुत ही गरीब हैं। मैं भी कोई नौकरी नहीं करती हूँ, अपने माता पिता के दिए हुए पैसों से पढ़ाई कर रही हूँ। तो मेरे लिए तो इतना ही बहुत बड़ी बात है कि मेरे माता पिता मुझे पढ़ा लिखा रहे। अब मैं उनसे नए कपड़ों की मांग तो नहीं कर सकती। हाँ मुझे पता था, हर बार तो यही बोलती है। वैसे भी अगर तेरे पास नहीं कपड़े थे तो क्या हुआ, हम तेरी दोस्त हैं, तू हमसे बोल देती, हम तेरे लिए नए कपड़े लेकर आ जाते। पायल ऐसा कहने के बाद अपने मन में सोचती है, इतने समय से भी तो हमारे ही दिए हुए कपड़े पहन रही है और एक दिन पहन लोगी तो क्या ही चला जाएगा। अरे अरे, मुझे पता था ऐसा कुछ होने ही वाला है, इसलिए मैं अपने पर्स में एक एक्स्ट्रा ड्रेस लेकर आई थी। चलो रूपाली, वॉशरूम में जाकर तुम ये ड्रेस लेकर आई हूँ उसे पहन लो। लेकिन सेजल, जो मैंने पहने हैं ये कपड़े भी तो ठीक ही हैं। ओ, अब तुम्हें कौन समझाए? उससे फेयरवेल पार्टी में बहुत सुंदर सुंदर लड़के होंगे, अब उनके सामने ऐसे कपड़े पहनकर जाओगे तो कोई तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। चलो यार, अब इसे बदल भी लो। सेजल के कहने पर रूपाली उससे ड्रेस ले लेती है और बाथरूम में बदलने के लिए चली जाती है। बाथरूम के बाहर सेजल और पायल दोनों ही एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। कुछ दिन बाद हमारा ही कॉलेज खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। रूपाली का तो मैं नहीं जानती, लेकिन हम दोनों हमेशा एक दूसरे के टच में रहेंगे, ये मेरा तुमसे वादा है। वैसे भी वो हमारी कैटेगरी में आती ही नहीं है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो बेचारी गरीब है और आखिरकार कर भी क्या सकती है। सेजल इतना बोल ही रही थी कि तभी वहां पर सेजल की ड्रेस पहनकर रूपाली आ जाती है। रूपाली सेजल की ड्रेस में बहुत सुंदर और प्यारी लग रही होती है। सेजल, जरा देखो तो सही, ये मुझ पर अच्छी भी लग रही है या नहीं? अरे मेरी जान, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। चलो पार्टी में चलते हैं। फेयरवेल पार्टी में सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी वहां पर सभी लोग रूपाली को देखकर उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे देखो तो सही, इस रूपाली की बच्ची को अपनी गरीबी को छुपाने के लिए आज भी अपनी अमीर सहेलियों के कपड़े पहन कर आई है। अरे इसने तो दोस्ती भी इसीलिए ही की थी ताकि ये अपनी अमीर सहेलियों को फायदा उठा सके। वहां के लोगों की बातें सुनकर बेचारी रूपाली को बहुत गुस्सा आता है। तुम दोनों यहाँ एंजॉय करो, मैं चलती हूँ, मुझे मेरे घर के लिए लेट हो रहा है। रूपाली वहां से जाने ही वाली होती है कि तभी वहां पर रंजन नाम का एक लड़का आता है और माइक से अनाउंसमेंट करने लगता है। जरा ध्यान से देखिए, अटेंशन टू मी। आप लोगों को पता है, हमारे कॉलेज में सबसे बड़े को, सबसे समझदार और सबसे हाईएस्ट नंबर पर जिसने अभी तक सभी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वो लड़की मौजूद है। और वो लड़की कोई और नहीं, वो बल्कि हमारी रूपाली है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रंजन कहाँ से आ गया। तो रंजन रूपाली को स्कूल टाइम से ही बहुत ज्यादा पसंद किया करता था, जिसके चलते वो उसकी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाता और सभी की अटेंशन रूपाली की तरफ खींचने के लिए उसकी बहुत सारी तारीफ करता है, जिसके चलते सब लोगों का ध्यान उसकी ड्रेस से हट जाता है और सभी उससे बातें करने लगते हैं। इसी के चलते रूपाली को बहुत अच्छा लगता है। कॉलेज खत्म होने के बाद रंजन रूपाली को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। रंजन भी एक मिडिल क्लास फैमिली से था। शादी के बाद उसने अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वह डूब गया और वो बहुत ज्यादा गरीब हो गए। रंजन जी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं बाहर नौकरी करने जाऊंगी। रूपाली रंजन को सपोर्ट करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कई सारी कंपनी में जाने के बाद भी उसे कहीं ढंग की नौकरी नहीं मिलती, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और एक दिन उसकी नजर एक गार्डन पर पड़ती है जहां बहुत सारे रंग बिरंगे फूल होते हैं। अरे वाह, फ्लावर्स कितने सुंदर लग रहे हैं। वैसे क्यों ना मैं फूल बेचने का काम ही शुरू कर दूं। इसी के चलते मैं घर की जरूरत के लायक कमा ही लूंगी। रूपाली उस दिन से फ्लावर्स का काम शुरू कर देती है, जिसके चलते वह घर चलाने लायक पैसा कमा ही लेती है। वहीं दूसरी तरफ पायल और सेजल की अमीर घराने में शादी हो जाती है, लेकिन अमीर घर में शादी होने के बाद भी वो सुखी से नहीं जी पाती,
क्योंकि उन दोनों के पति सिर्फ और सिर्फ अपना सारा ध्यान अपने बिजनेस पर ही रखते, जिसके चलते वो दोनों हमेशा एक साथ किटी पार्टियों में ही अपना टाइम बर्बाद करती रहती। एक दिन एक क्लब के अंदर नशे की हालत में अचानक उन्हें अपनी सहेली रूपाली की याद आ जाती है। आज मुझे रूपाली की बहुत याद आ रही है, क्योंकि हम दोनों जब भी परेशान होते थे तो वो हमें संभाल लिया करती थी, लेकिन तुम तो हमेशा उसकी गरीबी के चलते उसे ताने दे दिया करती थी। तो क्या हुआ, हम अपने दोस्तों को तो कुछ भी कह सकते हैं। चलो क्यों ना हम उसके घर पर उससे मिलने चलें। उसने तो कॉलेज के राजन से ही शादी की थी। खैर वो भी मिडिल क्लास यानी गरीब ही था। अगले ही दिन सेजल और पायल दोनों ही रूपाली का घर ढूंढते हुए उसके घर के बाहर पहुंच जाती हैं। अरे कहाँ हो रूपाली, देखो कौन आया तुमसे मिलने। रूपाली अपने बेटे राजू के साथ घर से बाहर निकल कर आती है। वहीं पायल और सेजल रूपाली की गरीब हालत को देखकर उसके ऊपर हंसते हुए कहती हैं, अरे वाह, तुम दोनों अचानक से, तुमने मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है। चलो आ जाओ, अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। हे भगवान, तुम्हारे हालत तो कॉलेज के समय भी नहीं बदले और अभी भी वही गरीब हालत है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम इतनी गरीबी बर्दाश्त कैसे कर लेती हो। अरे मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरा इतना प्यारा ससुराल है, मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती हैं और मेरा पति भी, तो मुझे और क्या चाहिए। अच्छा, वैसे तुम्हारे घर में बैठने की जगह तो है नहीं, हम दोनों बाहर से ही कुछ खाकर आते हैं, तब तक तुम अपने घर की थोड़ी साफ सफाई कर लो। सेजल और पायल दोनों ही घर से निकल जाती हैं। इसके बाद ये देख रूपाली को बहुत बुरा लगता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, अरे कोई बात नहीं, अगर मेरी सहेली मेरे घर को ऐसे ही देखकर चली गई तो क्या हुआ, मैं अपने घर को सुंदर बना सकती हूँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। रूपाली उन फूलों की मदद से पूरे घर को अच्छे से डेकोरेट करती है, जिसमें उसका बेटा राजू उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर घर को फूलों से बहुत अच्छी तरह सजा देते हैं। जब कुछ देर बाद वह दोनों वापस वहां पहुंचती हैं तो हैरान रह जाती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, जरा देखो तो सही, यहाँ पर तो हमारी सहेली का घर था, अब यहाँ तो किसी और का घर है, लगता है हम कहीं और आ गए हैं। पायल किसी आदमी से पूछने ही वाली होती है कि तभी उसे फूलों के घर से रूपाली निकलकर बाहर आती है। अरे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, ये मेरा ही तो घर है, आओ यहाँ आओ। रूपाली को उसे फूलों के घर में देखकर वो दोनों हैरान रह जाती हैं। अभी तक तो तुम एक टूटे फूटे मकान में थी और अचानक से इतने सुंदर घर में कैसे बदल गया, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। अगर दिल में प्यार और भावना सच्ची हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए हमें पैसों की जरूरत नहीं होती। मैं अपने गरीब ससुराल में भी बहुत खुश हूँ। रही बात मेरे घर को बदलने की, तो फूलों से देखा मैंने अपने घर को कितना सुंदर कर दिया। अब तो ये तुम्हारे उठने बैठने के लायक हो गया है, अब तो तुम अंदर आ ही जाओगी। रूपाली की बातें सुनकर उसकी दोनों सहेलियों को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके चलते वो दोनों रूपाली से माफी मांगती हैं। उस दिन वह रूपाली के घर जाकर उससे ढेर सारी बातें करती हैं और इतना सुंदर घर देखकर वह रूपाली से फूलों के द्वारा अपने घर को भी सजवाती हैं और उसकी बहुत मदद करती हैं, जिसके चलते वो तीनों दोस्तों के बीच में अमीर और गरीब का फर्क खत्म हो जाता है और वह एक साथ खुशी खुशी रहती हैं। आपने आमतौर पर नंद भौजाई की लड़ाई तो देखी होगी, पर क्या होगा जब घर में मुस्लिम बहू आ जाए? क्या नंद की उससे खूब जमेगी या नंद भौजाई प्यार से रहेंगी, या कुछ और ही करिश्मा हो सकता है? क्या होगा जानने के लिए कहानी में आगे चलते हैं, जहां कुणाल नाम का लड़का एक हयात नाम की मुस्लिम लड़की से प्यार कर बैठता है और काफी समय बाद उससे शादी कर उसे अपने घर ले आता है। माँ दरवाजा खोलिए, मैं हूँ कुणाल। अपने बेटे की आवाज सुन मीनाक्षी दरवाजा खोलती है और एक लड़की को साथ में देख पूछती है, कुणाल, ये कौन है? तुम दोनों के गले में वरमाला क्यों है? माँ, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था, लेकिन आप मेरी कभी बात मानती भी नहीं, इसलिए मैंने शादी कर ली और इसका नाम हयात है, मुस्लिम है। क्या भैया, आपने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली? तुझे होश तो है, तू क्या बोल रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे शादी करने की, और वो भी एक मुस्लिम लड़की से? ये तो देख लेता, तेरे घर में एक जवान बहन है, अब उससे शादी कौन करेगा? तूने तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी।
अम्मी जान, हम कुणाल से बेनती हम मोहब्बत करते हैं। हमने अलग होना भी चाहा परिवार के खातिर, लेकिन हो नहीं सके और फिर कुणाल ने मेरा हाथ थाम लिया। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको गिला शिकवे का एक मौका नहीं देंगे। अच्छा, कहने से क्या होता है, तू क्या हमारे जैसी ही बन जाएगी? अरे तुम लोग तो मीट मछली खाते हो, हमारे घर में ये सब नहीं चलता। क्या नाम है तेरा? अम्मी जान, हम जानते हैं आपको इस चीज से एतराज है, इसलिए हमने कुणाल से शादी करते वक्त वो चीज छोड़ दी है जो आपको सही नहीं लगेंगी। हमारा नाम हयात है। नाम हयात है और हया बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं बोला दूसरे धर्म में शादी करते हुए? अरे माँ, इनको शर्म हया धर्म लाज कुछ मैटर नहीं करता, बस जहाँ अच्छा लड़का देखा शादी कर लेते हैं। बस शिवानी, तूने बहुत कह लिया। माँ, आप हमें एक मौका देना चाहती हैं या मैं यहीं से ही उल्टे पांव कहीं और रहने चला जाऊं हयात के साथ? अब तो अपनी माँ को छोड़ देगा क्या? तू कितनी भी गलती कर ले, लेकिन मैं तो माँ हूं ना, तो मुझे तो माफ करना ही पड़ेगा। आ जाओ तुम दोनों घर में। शिवानी, आरती की थाली ला। फिर शिवानी आरती की थाली ले आती है। तत्पश्चात मीनाक्षी अपनी मुस्लिम बहू का हिंदू रीति रिवाज से गृह प्रवेश करवाती है। अगले दिन वो जल्दी उठकर नमाज पढ़ रसोई में खाना बनाने जाती है तो शिवानी कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई रसोई में आने की? माँ ने बोला था ना आप नॉनवेज वगैरह खाती हो और वही बनाती हो, तो ऐसे हाथों से हमें खाना नहीं खाना। धर्म भ्रष्ट मत कीजिए। बाजी, जब अम्मी जान ने हमें अपना लिया तो आप क्यों एतराज कर रही हैं? एक मौका तो दीजिए। और हमने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है। हमारे हाथ भी वैसे नहीं हैं, बिल्कुल पवित्र मन से खाना बना रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? सुबह सुबह लड़ाई करना जरूरी है क्या? ए हया, आज तो मेरी नजर तुझ पर ही है। जी अम्मी जान। इतना कहते ही सास के सामने हयात खाना तैयार कर लेती है, जिसे खाकर सबको बहुत अच्छा लगता है, पर नंद मुंह बनाती है। हाय हाय, इसे खाना बोलते हैं? इतने तेज मसाले और तेल कितना ज्यादा डाला है। ऐसे बनती है सोया चाप? कितनी अच्छी सब्जी बनाई है बहू ने, और तू ऐसे बोल रही है? चुपचाप खा ले। आप ही खाइए, मुझे बीमारी नहीं लगवानी इतना तेल खाकर। इस भाभी की बच्ची ने पहली रसोई में ही माँ को अपनी तरफ कर लिया, लेकिन अब मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, मुस्लिम बहुरानी को। ऐसा कहकर शिवानी वहां से उठकर चली जाती है। दिन गुजरते हैं। हयात अपने ससुराल को बड़े अच्छे से संभाल रही थी। एक शाम वह मैंगो जूस बना लेती है। अम्मी जान ने कहा था उन्हें आम का जूस पीना है, इसमें काजू बादाम किशमिश अच्छे से डाल देती हूँ। परफेक्ट, अब जाकर उन्हें दे आती हूँ। ओहो, ये माँ को जूस देने जाए, उससे पहले मुझे जूस खराब करना ही होगा। हयात जूस लेकर सास के पास जाती है कि शिवानी नाटक करते हुए कहती है, आह भाभी, देखना मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ चुभ गया है। देखना क्या चुभ गया है। देखती हूँ। जूस की ट्रे को वह टेबल पर रख देती है और अपनी नंद का पैर देखने लगती है। फिर शिवानी उसे बहाने से उसके कमरे में भेजती है। इतनी देर में फटाफट से शिवानी हयात के बने जूस को ज्यादा पानी डालकर खराब कर देती है। अब आएगा मजा। दीदी, मुझे तो आपके बेड के पास कोई क्रीम नहीं मिली। अरे मुझे याद आ गया, आप माँ के पास जाओ, मैं खुद लगा लूंगी दवाई। ये सुनकर हयात मीनाक्षी को आम का जूस पिलाती है, जिसे पीकर मीनाक्षी कहती है, हाय निकम्मी कहीं की, तुझे आम का जूस बनाना भी नहीं आता? ये कैसा जूस है, कंजूस कहीं की। इसमें तो आम है ही नहीं, सिर्फ पानी और काजू बादाम ऊपर से डाल दिया है तूने। नहीं अम्मी जान, मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसे बनाया था। इतना पतला कैसे हो सकता है ये? चुप कर और दोबारा से बनाकर ला इसे, नास पीटी कहीं की। जी अम्मी जान। अब आया ना मजा। अब देखो, ऐसे ही सारे काम बिगाड़ दूंगी और डांट पड़वाऊंगी। वक्त बीतता है। शिवानी इसी तरह अपनी भाभी को परेशान करके उसके सारे बने हुए काम को बिगाड़ देती है, जिससे मीनाक्षी मुस्लिम बहू को बहुत सुनाती है। और एक दिन हयात ने अपनी सास की साड़ी प्रेस करके रखी हुई थी, तभी शिवानी दबे पांव जाकर साड़ी को खराब कर देती है। ये देखकर हयात हक्की बक्की रह जाती है और मीनाक्षी को सब कुछ बता देती है। अम्मी जान, इतने दिनों से आप मुझे डांटे जा रही थी, जबकि ये सारा काम शिवानी दीदी बिगाड़ रही थी। आप उन्हें कुछ कहती क्यों नहीं है अभी भी? ठीक है, मैं उसको बोल दूंगी, अब ज्यादा बन मत। फिर मीनाक्षी अपनी बेटी को समझा देती है। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है, तो वह भाभी से कहती है, आपने माँ से मेरी चुगली की है ना? पहले दिन से ही शर्म नहीं है आपको तो। और आपको है बाजी,
आपने बेवजह मेरे सारे काम को बिगाड़ दिया और माँ जी से सुनवाया। इसकी भरपाई करेंगी आप। मैं क्यों भरपाई करूं? मुझे आप पसंद नहीं हो। मेरे भाई को मुझसे छीन लिया। मेरा बर्ताव आपके साथ ऐसा ही रहेगा। बाजी आपकी मर्जी, मैं बस आपको समझा सकती हूँ। ये कहते ही हयात घर के कामों में लग जाती। दिन गुजरते हैं, दोनों की लड़ाई होना बंद नहीं होती है। नंद और भौजाई में कभी रसोई में बेलन चमचे के साथ लड़ाई होती थी, तो कभी कमरे में तकिया चद्दर फेंक के मारा करते थे। हर छोटी बात को दोनों बड़ा कर दिया करती थी। ये देखकर मीनाक्षी अक्सर उन्हें समझाया करती थी, लेकिन एक दिन मीनाक्षी दोनों को शांत कर रही थी और दोनों सुनती नहीं है। तभी मीनाक्षी चक्कर खाकर गिर जाती है। बाजी, आपको मैं कितना भी कुछ भी कह लूं, आप कभी समझ नहीं सकती मेरी बात। भाभी, आप घर में क्यों आई हो? चली क्यों नहीं जाती? और मैं क्यों समझूं आपकी बात? बस बहुत हो गया तुम दोनों का। लड़ना बंद करो। यहाँ माँ बेहोश हो गई है और किसी को खबर नहीं है। अगर माँ को तुम दोनों की वजह से कुछ हुआ तो छोड़ूंगा नहीं। अम्मी जान, माँ! कुणाल फौरन अपनी माँ को अस्पताल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे इंजेक्शन और ग्लूकोज देता है। कुछ देर बाद वो होश में आ जाती हैं। कुणाल बेटा, बहू और शिवानी कहाँ है? माँ, हम ये रहे। देख लिया, होश में आते ही माँ पहले तुम दोनों के बारे में पूछ रही है और तुम दोनों हो कि डॉक्टर साहब, माँ ठीक तो है? देखिए, आपकी मदर ज्यादा टेंशन लेने की वजह से बेहोश हो गई। उनका बीपी बहुत लो हो गया है। आप उनके आसपास खुशियों का माहौल रखिए, वरना टेंशन से माइग्रेन या नस फटने की दिक्कत भी हो सकती है। या अल्लाह, डॉक्टर साहब आप ऐसा ना कहिए। हम अम्मी जान का पूरा ख्याल रखेंगे। अब तुम दोनों को डिसाइड करना है, तुम दोनों ऐसे ही लड़ोगी या खुशी से रहोगी, क्योंकि माँ से ज्यादा जरूरी तुम दोनों में से कोई नहीं है मेरे लिए। सॉरी भाभी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाई एज भैया की वाइफ। लेकिन अब मैं कभी नहीं लड़ूंगी। सॉरी भैया। हम भी कभी नहीं लड़ेंगे बाजी। अम्मी जान, कुणाल, हमें मुआफ कर दीजिए। इस तरह दोनों नंद भाभी आपस में ना लड़ने का वादा कर एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं और दोनों नंद भाभी घर के सारे काम अच्छे से संभालती हैं। साथ ही मीनाक्षी की तबीयत भी बढ़िया हो जाती है।